हेलो लर्नर्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ओवरऑल आपका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कितना इफेक्टिव है, कितने बढ़िया से काम कर रहा है, उसको हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट सेल्स एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उन सब के बहुत गोल्स होते हैं, बहुत ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे आपका प्राइमरी गोल है कि ज्यादा से ज्यादा सेल करना, साथ ही साथ आपके दूसरे गोल्स होते हैं कि कस्टमर को खुश रखना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, इंडस्ट्री में एक डिफरेंस लेके आना। तो आपके बहुत गोल्स, बहुत ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए दैट दे नीड टू मेनी फैक्टर्स हैव टू बी एनालाइज टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस। कि भाई हम लोग अच्छा तो परफॉर्म कर रहे हैं, बट ये अच्छे की डेफिनेशन क्या है। हमने जो सोचा था, हम लोग उस उन पैरामीटर्स के ऊपर, उन गोल्स के ऊपर, उन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। आमतौर पे चार तरह के एनालिसिस, फोर टाइप्स ऑफ एनालिसिस आर यूजुअली नीडेड टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल फॉर इवैल्यूएशन। अगर आप अपनी सेल्स को सिर्फ एक ही पैमाने से देखेंगे कि भाई हमने कितना ज्यादा बेच दिया, तो शायद आपको एक ट्रू पिक्चर नहीं दिखे। पर अगर आप चौतरफा व्यू लेंगे, 360 डिग्री व्यू लेंगे, जहां पे आप सेल्स एनालिसिस को इवेल्युएट करते हैं, मार्केटिंग कॉस्ट एनालिसिस को इवेल्युएट करते हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को एनालाइज करते हैं, मतलब आपने कितना यील्ड लिया अपने प्रोडक्शन का, अगर ये चारों चीजों को अगर एक साथ एनालाइज करते हैं तो आपको एक संपूर्ण पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर मिलेगी। दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ योर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो लेट्स सी कि एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवनेस का जो मॉडल होता है वो कैसा दिखता है। तो टिपिकली दिस मॉडल लुक्स लाइक दिस कि अगर आपकी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस अगर आपको स्टडी करनी है, तो उसको चार तरीके से, चार व्यू पॉइंट से आपको देखना जरूरी है। कि आप अपनी सेल्स देखेंगे, अपनी मार्केटिंग कॉस्ट देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, प्रोडक्टिविटी देखेंगे। अब हर एक टाइप का एनालिसिस, ये सब ये चारों जो एनालिसिस है, इनके भी अलग अलग टाइप से आप इनको एनालाइज कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि जैसे अगर आप बात करते हैं कि हम सेल्स एनालिसिस देखना चाहते हैं कंपनी का, तो सेल्स एनालिसिस कैन बी डन बाय टोटल सेल्स कितनी हुई आपकी, फिर सेल्स आपकी एक टेरिटरी में सेल्स कितनी हुई, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स कितनी हुई, प्रोडक्ट किस टाइप के कस्टमर्स, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, किस टाइप के सेल्स पर्सन को आपने, सॉरी, कस्टमर्स को आपने सेल किया, कौन से सेल्स पर्सन ने कितनी सेल की। तो बहुत तरह के एनालिसिस निकल सकते हैं। अगेन, इन सेल्स को भी आपको किससे कंपेयर करना है, वो भी देयर कैन बी अ वेरियस टाइप्स इन दिस, दैट कैन बी एक्चुअल सेल्स कंपेयर टू द कोटाज, या फिर आप पिछले पीरियड के साथ एक्चुअल सेल्स को लास्ट ईयर के पीरियड के साथ कंपेयर कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एनालिसिस, सेल्स एनालिसिस को ही अगर हम देखें तो उसके अंदर ही देख लीजिए कितनी सारी सब टाइप निकलती है। सो दैट इज द रीजन दैट वी गॉट टू अंडरस्टैंड कि इसको कहाँ चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, वो हमारे को समझना बहुत जरूरी है। नाउ, सेल्स एनालिसिस को आमतौर पे सभी चारों टाइप पे आपके शुड बी डन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप सेल्स एनालिसिस सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन की करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। दैट्स द रीजन यू शुड ट्राई टू डू द सेल्स एनालिसिस ऑफ रीजन्स, ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट्स, टेरिटरीज, एक्सेट्रा। नाउ, मोस्ट जो कंपनीज होती है वो यहीं पर रुक जाती है, सेल्स एनालाइज करके ही रुक जाती है। कि भाई ठीक है, हमने अपना सेल्स एनालिसिस कर लिया, हमने देख लिया हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ठीक है कि नहीं है, इस बेसिस के ऊपर वो लोग डिसाइड कर लेते हैं। बट ये मेरे ओपिनियन में एक पार्शियल व्यू है। अगर आपको ओवरऑल इफेक्टिवनेस स्टडी करनी है तो आपको अपनी मार्केटिंग कॉस्ट स्टडी करना पड़ेगा कि हमारा कॉस्ट कंट्रोल कितना है, हम सेल तो कर रहे हैं पर उसके सामने बचत कितनी कर रहे हैं। वही बात आ जाती है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कि भाई आप हाई प्रॉफिट मार्जिन आइटम्स बेच रहे हैं, खर्चों पे कंट्रोल रख रहे हैं, वो भी आपको देखना जरूरी है। और रिटर्न ऑन एसेट्स, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने फैक्ट्री लगाई है और आपने फैक्ट्री में एक बहुत ही सोफेस्टिकेटेड, बहुत ही महंगी मशीन लगाई है जो 1 घंटे के अंदर 100 यूनिट्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। बट किसी कारण से अगर आपकी फैक्ट्री सिर्फ 50 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर रही है, जैसे एक कारण हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहे, आपके पास इन्वेंट्री इतनी पड़ी है तो आप मशीन चलाते नहीं है, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज नॉट ऑप्टिमम। यील्ड टू जो रेशो होता है वो आपका गलत हो रहा है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि नहीं, वी आर नॉट इफेक्टिवनेस, हम शायद सेलिंग उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे जितने अच्छे से हम प्रोडक्शन करते हैं। तो इसीलिए ये सबको स्टडी करना जरूरी है। मैं इस
कोर्स के अंदर, बिकॉज हम जो कोर्स कर रहे हैं दैट इज सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, तो मैं अब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सेल्स एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझाऊंगा कि सेल्स एनालिसिस कैसे करना चाहिए। बट मैं रिपीट कर रहा हूं, ये तीनों एनालिसिस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बुक में दिए हुए हैं, अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हैं तो जरूर इसे पढ़िएगा। बट मैं अब आने वाले कुछ स्लाइड्स के अंदर सिर्फ सेल्स एनालिसिस की बात करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद सेल्स एनालिसिस। सेल्स एनालिसिस, जिसको सेल्स वॉल्यूम एनालिसिस भी बोला जाता है कुछ कंपनियों में, इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज हो, उसका सबसे पहला गोल क्या होता है? टू जनरेट सेल्स। हमको पैसा बनाना है, तभी तो हमने काम शुरू किया। और पैसा कहां से बनेगा? जब आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में बेचोगे। सो यू हैव टू जनरेट सेल्स। नाउ सेल्स मैनेजर्स जो होते हैं, वो इस सेल्स को एनालाइज करने के लिए अलग अलग तरह के फंडे यूज करते हैं। बट जो मेन जो उनका गोल होता है दैट इज टू इवेलुएट द करंट परफॉर्मेंस। आपने फिलहाल जो परफॉर्म किया इस साल या गए बीते क्वार्टर में, बीते साल में, बीते पीरियड में, जो आपका परफॉर्मेंस हुआ वो किस तरह का रहा, क्या कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने की जरूरत है, और फ्यूचर के अंदर मैं क्या कर सकता हूं या क्या मुझे मैनेज करना चाहिए, ये चीजें आप सेल्स एनालिसिस में देखते हो। इसको डिटेल्ड इंस्पेक्शन ऑफ कंपनी सेल्स डेटा भी कहा जाता है, कि जहां पे आप कंपनी का जो सेल्स डेटा है उसको आप बहुत ही डिटेल से स्टडी करते हैं। तो क्या करते हैं आप? इधर आपका जो कंपनी का सेल्स डेटा जो आप है, पहले तो आप कलेक्ट करते हैं, बिकॉज यू हैव टू कलेक्ट द डेटा। देन यू हैव टू क्लासिफाई द डेटा, कि कौन सा डेटा को हमको किस पेमेंट पैरामीटर पे स्टडी करना है, वो हम आगे देखेंगे। देन कंपेयर करते हैं आप उसको पिछले पीरियड के साथ, कंपिटिटर्स के साथ, फोरकास्ट के साथ कंपेयर करते हैं, एंड उसके बेसिस पे यू ड्रॉ अप्रोप्रिएट कंक्लूजन्स कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा। नाउ ये जो सेल्स डेटा, पहले तो मन में सवाल यही आता है कि सेल्स डेटा आए कहां से हमारे पास? हाउ विल वी कलेक्ट द सेल्स डेटा? तो इसका सबसे सिंपल तरीका जो हर एक बिजनेस के पास होता है दैट इज थ्रू कस्टमर सेल्स इनवॉइस या कैश रजिस्टर रिसीप्ट्स। अगर आप एक ऐसी कंपनी है जो इनवॉइस जनरेट करती है, बिल्स जनरेट करती है, तो इनवॉइस के अंदर ये सारी चीजें आ जाती है कि पहले तो आप लिखते हैं कि कौन आपका कस्टमर है, कस्टमर नेम क्या है, उसका एड्रेस लिखते हैं, उसके बिजनेस के डिटेल्स आप लिखते हैं, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। फिर इनवॉइस का अमाउंट, सॉरी, पहले आप इनवॉइस में क्या प्रोडक्ट बिका, उसका डिस्क्रिप्शन, मॉडल नंबर, क्वांटिटी, ये सब चीजें आप देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी गई, किसकी गई, कौन से पर्टिकुलर वेरिएंट की गई। फिर अमाउंट, उसका रेट कितना है, ओवरऑल अमाउंट कितना है, टोटल कितना है, उसमें टैक्स कितना लगा, ये सब डिटेल्स आपको इनवॉइस से मिल जाती है। या फिर अगर आप कैश के बिजनेस में करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी सुपर मार्केट है या किराने का स्टोर है या फास्ट फूड रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो आपका कैश रजिस्टर से ही डायरेक्टली रिसिप्ट जनरेट हो जाती है। आप क्योंकि क्रेडिट पे बेच नहीं रहे हैं, तो जो आपकी कैश रिसिप्ट है वही आपका इनवॉइस बन जाती है, वहां से भी आपको ये सब चीजें मिल जाती है। और ये चीजें मेंटेन करना आमतौर पे सभी बिजनेसेस के लिए कंपलसरी हो गया है इंडिया के अंदर। तो धीरे धीरे करके, बिकॉज जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब, ये लेबर डिपार्टमेंट, ये सबको अगर इनके जो नॉर्म्स है इनको फॉलो करने के लिए आपको एक मिनिमम बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है, चाहे आप ऑडिट करवाए या चाहे आप नहीं करवाए। बट घूम फिर के कायदा आपसे बुक्स मेंटेन करवा ही देता है, तो ये डेटा आसानी से हर किसी के पास मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारे को देखना जरूरी है। अब इधर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है डिफाइन करना, सेल का मतलब क्या है। हम सेल्स एनालिसिस करना शुरू करें, तो आप सेल्स किसको बोल रहे हो सबसे पहले तो वो देखना जरूरी है। अब कंपनी, जैसे कुछ कंपनियां होती है वो सेल वहीं से पकड़ लेती है कि जैसे ही हमारे को ऑर्डर मिला, हमने ऑर्डर को शिप कर दिया और उसका इनवॉइस जनरेट कर दिया, या फिर उसको पैसा हमको मिल गया, मतलब हमारी सेल्स हो गई। दिस इज नॉर्मली हाउ वी डू। आप और मैं जो नॉर्मली अगर हम समझते हैं सेल्स को, तो यही समझते हैं। तो ये बात करने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो सेल को तब डिफाइन नहीं करती कि जब ऑर्डर शिप किया या हुआ, वो तब डिफाइन करती है जब ऑर्डर का पेमेंट हो जाता है। कि भाई जैसे जब तक हमको पैसा नहीं मिला, जब तक ऑर्डर क्रेडिट पे, तब तक हम इसको सेल्स को नहीं गिनते हैं। जैसे इसका बहुत कॉमन एग्जांपल आप देखते होंगे कि ट्रेडिंग के अंदर एक तो एजेंसीज होती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, स्टॉकिस्ट होते हैं, उसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है सेल और रिटर्न बेसिस पे या कंसाइनमेंट बेसिस पे आप माल बेचते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ,
मैंने अपने 100 यूनिट्स अपने प्रोडक्ट के अपने डिस्ट्रीब्यूटर को या अपने स्टॉकिस्ट को दिए ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, और मैं उसको बोलता हूँ कि भाई कोई बात नहीं, अगर तू 100 के 100 यूनिट नहीं बेच पाया तो 80 यूनिट ही बेच पाया, तो बाकी 20 यूनिट मैं तेरे से वापस ले लूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या गिनना है? मुझे सेल 100 यूनिट गिनना है। अगर मैं 100 यूनिट गिनूंगा तो गड़बड़ है, बिकॉज मैंने 100 यूनिट बेचे नहीं है। इवेंचुअली वो 80 यूनिट ही बेच पाया और मुझे 80 यूनिट का ही पैसा दे रहा है, बाकी 20 यूनिट मेरे पास वापस आ गए। तो उस परिस्थिति में कि जब मुझे पैसा मिलेगा, जब सेल कंक्लूड हो जाएगी, तब मैं सेल्स को गिनता हूँ। तो ये बात मैं शुरू से ही कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोग क्या होता है, सेल्स एनालिसिस शुरू कर देते हैं बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि सेल हुई कब। एक और पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि आप जो सेल्स एनालिसिस कर रहे हो उसमें आपका ओवरऑल फोकस किसके ऊपर होने वाला है? आपका फोकस सेल वैल्यू पे होने वाला है, मतलब आप रुपी डॉलर पे फोकस करने वाले हो, या नंबर ऑफ यूनिट्स पे फोकस करने वाले हो कि कितने टन बेचा, कितने किलो बेचा, कितने नंबर ऑफ पीसेस बेचा। नॉर्मली मेरी तरफ से तो यही सलाह रहती है हमेशा, नॉर्मली यू शुड इंक्लूड बोथ सेल्स वैल्यू एंड यूनिट्स सेल्स एनालिसिस के अंदर, बिकॉज ये दोनों से आपको एक अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आप थोड़ा अच्छे से डीपली, आपको नो डाउट डेटा कलेक्शन थोड़ा सा टीडियस हो जाता है, बट बहुत अच्छे से अगर आपको एनालाइज करना हो, बहुत अच्छे से अगर आपको समझना हो अपनी सेल्स को, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर बोथ द थिंग्स, कि भाई आप रुपी डॉलर वैल्यू के अंदर भी देखिए, नंबर ऑफ यूनिट्स पे भी देखिए। तो ये हमने बेसिस देखा सेल्स एनालिसिस का। नेक्स्ट वीडियो में आई विल टीच यू अबाउट फ्रेमवर्क फॉर सेल्स एनालिसिस, कि सेल्स एनालिसिस अगर हम करना चाहते हैं तो हमको क्या फ्रेमवर्क फॉलो करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आऊंगा। सो प्लीज क्लिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो टू वॉच फ्रेमवर्क फॉर सेल्स एनालिसिस। थैंक यू।